कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए, फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए, कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाएं, कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। किसान भाइयों और बहनों, अंतराल के बाद फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। और अब कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं भेंटवार्ता। भेंटवार्ता का विषय है किसान उत्पादन संगठन की कार्यप्रणाली के बारे में हम जानेंगे डॉक्टर रीता नरवरिया से। तो आइए सुनते हैं। किसान भाइयों और बहनों, आज हम भेंटवार्ता में मिलवाने जा रहे हैं डॉक्टर रीता कपिल नरवरिया जी से। मैडम नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम किसान वाणी में। नमस्ते मैडम। नमस्ते किसान भाइयों। किसान भाइयों को आज हम किस विषय पर जानकारी देंगे, कौन सा सब्जेक्ट लेंगे हम? मैडम आज हम किसान भाइयों को एफपीओ के संबंध में जानकारी देना चाहेंगे। जी, ये एफपीओ क्या होता है? एफपीओ मैडम फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हम हिंदी में कृषक उत्पादक संगठन बोलते हैं। जी, यह कैसे काम करता है? मैडम इसके लिए जो है सबसे पहले आपको एसएचजी समझना होगा, सेल्फ हेल्प ग्रुप। किसान भाइयों, आप सभी ने सुना होगा स्व सहायता समूह। हर प्रत्येक विलेज में और प्रत्येक गांव में आपने देखा होगा कि अलग अलग जगह पे अभी समूह जो है काफी प्रचलित है और समूह का जो काम है वो काफी प्रचलन में है। तो पहले जो है गांव में या किसी भी क्षेत्र में समूह बनाया जाता है। समूह बनाने के बाद हम उसमें 15 से 20 लोगों का समूह होता है और इस तरह से हम 10 समूहों को बनाते हैं। इन समूहों को इकट्ठा करने के बाद कृषक उत्पाद संगठन बनता है। आप ये मान के चलिए कि जब हम 10 स्व सहायता समूह को मिलाते हैं तो ये मिलके हो जाते हैं लगभग 300 किसान। तो 300 किसानों का समूह बना के हम एक कृषक उत्पादक संगठन बनाते हैं। तो ये तो प्लेन एरिया के लिए है, लेकिन अगर आप बात करेंगे कि पहाड़ी क्षेत्रों के लिए, जहाँ पे 1000 मीटर से जो है ऊपर का क्षेत्र होता है, इनके लिए आप लगभग 100 किसानों का समूह बनाते हैं और इसमें जो स्व सहायता समूह होता है वो 5 से 8 किसानों का होता है। तो इस तरह से हम जो है एक कृषक उत्पादक संगठन का स्थापना कर सकते हैं। अब यदि आप इसमें बोलेंगे कि हम किन किन विषयों का इनमें ध्यान रख सकते हैं, तो किसान भाइयों सबसे पहले इसके लिए जाता है कि ये देखा जाता है कि आपके क्षेत्र में कौन कौन से जो है प्रचलित उत्पाद हैं, चाहे वो कृषि को हो या उद्यानिकी के हो या फूलों के हों या फलों के हों, इन पे हम ध्यान देते हैं। या आपके ये मान के चलिए कि हो सकता है कोई सब्जी आपके क्षेत्र में बहुत प्रचलन में हो, कि ऐसे ऐसे उत्पाद जो केवल आपके एरिया या आपके क्षेत्र को ही प्रदर्शित करते हैं या उसको दर्शाते हैं। तो सबसे पहले तो हम ये आइडेंटिफिकेशन करेंगे कि उनकी पहचान करेंगे कि हमारे यहाँ का कौन सा उत्पाद जो है हम इस पे अच्छा काम कर सकते हैं। फिर उत्पाद के जो हमारा फल उत्पाद है या हमारे कृषि उत्पाद है, उन्हें हम लेके अपना समूह बना सकते हैं। इसमें आप बीजों का, खाद का, उर्वरक का, अब जिस भी चीजों का चाहें उसमें अपने समूह में काम कर सकते हैं। आप अपनी स्वयं की बीज कंपनी भी खोल सकते हैं। तो ये
आज के किसानों के लिए बहुत लाभान्वित है अगर वो अपने सही सही क्षेत्र को पहचान लें। और सबसे बड़ी इसमें जो ताकत है वो समूह की है। समूह में हमेशा ऐसे व्यक्तियों का चयन होता है जिनमें आपसी सहमति हो। आपसी सहमति ऐसी कि मान लीजिए यदि लाभांश होगा तो सभी का हो, और यदि मान लीजिए नुकसान हो तो उसको भी सभी आपस में जो है झेलने को तैयार हों कि हाँ ये नुकसान हम सहन कर सकते हैं। प्रत्येक फार्मर का जो इक्विटी शेयर होता है इसमें 10% होता है। ये 10% के इक्विटी शेयर से ज्यादा नहीं होता। और इसमें जो मुख्यतः जो समझने वाली बात है, एक समूह में जब 15 से 20 लोगों की मैं जो आपसे बात कर रही हूँ, तो इसमें जो मुख्यतः जो फोकस किया गया है या जो ध्यान दिया गया है वो SC/ST फार्मर्स जो किसान हैं, छोटे लघु सीमांत किसान हैं, और महिलाओं का। इसमें जो मैंने आपको जो बताए हैं इनमें से एक एक सदस्य होना चाहिए और लघु किसानों का होना आवश्यक है। साथ ही साथ के समय में जो है एक उन्नतशील कृषक को इसमें जोड़ दिया गया है। जो आपके क्षेत्र में नवाचार या उन्नतशील कृषि को अपनाए हुए हैं उनका शामिल होना भी इसमें आवश्यक है। तो इन लोगों को मिला के एक ग्रुप बनता है, एक समूह बनता है। अब एक समूह आप मान लीजिए बीज पे काम कर रहा है, दूसरा समूह आप मान लीजिए कि वो खाद पे काम कर रहा है, तीसरा समूह जो है वो काम कर सकता है मशीनों पे, ट्रैक्टर पे, विभिन्न प्रकार के यंत्रों पे जो हमारी कृषि में लगते हैं। तो इससे ये होगा कि जब ये समूह आपस में जुड़ जाएंगे तो इन्हें कहीं बाहर का जो बाजार है वहां से प्रतिस्पर्धा करने के लिए नहीं जाना होगा और आसान दामों में, उचित दामों में इन्हें अपने आसपास से ही अपनी जरूरत के कृषि से संबंधित जो भी जरूरी चीजें हैं वो उन्हें उपलब्ध हो जाती हैं। तो इस तरह से एक समूह का निर्माण होता है। जी, कोई भी चीज आसानी से अवेलेबल हो पाएगी। तो मैम इसमें कई चुनौतियां भी सामने आती होंगी, तो ऐसी क्या क्या चुनौतियां हैं जो किसान भाइयों को इसमें सामना करना पड़ता है? जी मैडम, इसमें चुनौतियां तो बहुत हैं, लेकिन अगर किसान भाइयों ने उन चुनौतियों का सामना कर लिया तो आगे आने वाले समय में या थोड़े समय में इन्हें इनसे जो है फायदे भी बहुत होंगे। अब मैं आपको चुनौतियां जैसे बताऊं कि जो इसमें मेन है वो है आपको अपनी जो बिजनेस है या आपका जो व्यवसाय है, आपको अपनी खेती को व्यवसाय की दृष्टि से लेके जाना है। और आपको सबसे ज्यादा जरूरी है कि इसका पंजीकरण, आपको इसका रजिस्ट्रेशन कराना, क्योंकि जब तक आप उसका रजिस्ट्रेशन नहीं कराएंगे, पंजीकरण नहीं कराएंगे, तब तक वो जो है आपको गवर्नमेंट की तरफ से, शासन की तरफ से जो भी इनकरेज कर रहे हैं वो सुविधाओं का आप लाभ नहीं उठा सकते। जैसे कि हम गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं, तो किसान भाइयों को शासन की तरफ से कौन सी सुविधाएं मिलती है, कौन सी मदद मिलती है? जी मैडम, गवर्नमेंट की 3 एजेंसी हैं, एक है SFAC, एक है NCDC और एक है नाबार्ड। ये तीनों एजेंसी, SFAC इसका फुल फॉर्म जो है स्मॉल फार्मर एग्री बिजनेस कंसोर्टियम, जो लघु कृषकों के लिए जो कृषि व्यवसाय से संबंधित कंसोर्टियम ये एजेंसी है। ये भी रजिस्टर्ड कराते हैं कंपनी एक्ट के थ्रू। एक आपका है NCDC, नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, ये जो है कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट के माध्यम से जो है ये पंजीकृत कराते हैं। और एक आपका है नाबार्ड, ये भी जो है रजिस्ट्रेशन कराते हैं। तो ये इनकरेज करते हैं, किसानों को प्रोत्साहित करते हैं FPO को बढ़ाने के लिए। ये 3 इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज हैं। ये समय समय पे ट्रेनिंग भी उपलब्ध कराते हैं। जो भी आपका FPO बना है, FPO में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी होते हैं, उसमें मेंबर्स भी होते हैं। सभी को प्रारंभिकता में इतनी जानकारी नहीं होती है, इसीलिए इन एजेंसियों के माध्यम से उन्हें ट्रेनिंग दिलाई जाती है कि आपके बोर्ड ऑफ मेंबर कैसे रहेंगे, आप अपने जो भी अकाउंट है या आपका जो भी उसमें जो प्रोसेस करना है, आपको जो क्रियाएं करना है, जो ऑपरेशनल जो आपकी एक्टिविटीज हैं, उनको आपको आगे कैसे बढ़ाना है, वो आपको उसमें पूरी भरपूर मदद करते हैं। FPO के माध्यम से आपको कोई बिजनेस अपना आगे बढ़ाना है और आपको गवर्नमेंट की तरफ से, शासन की तरफ से सुविधाएं चाहिए, तो आप अपना प्रोजेक्ट बना सकते हैं और उस प्रोजेक्ट पे गवर्नमेंट की तरफ से लगभग 35 से 40% तक की सब्सिडी उपलब्ध होती है। जिला स्तर पे जो आपकी कृषि विभाग है, मैं स्पेशली जो विशेषकर किसान भाइयों की बात हो रही है इसलिए मैं कृषि के उत्पादों की ही बात कर रही हूँ। कृषि से संबंधित आपके बहुत सारे कृषि विज्ञान केंद्र हैं, जी,
और आपके जो कृषि से संबंधित जितनी भी आपकी संस्थाएं हैं, सभी में बहुत सारी ट्रेनिंग उपलब्ध होती हैं, चाहे वो मार्केटिंग हो, कंसल्टेंसिंग सर्विसेज हो आपकी। आप मतलब जिस क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं या जिस क्षेत्र में आपका जो एरिया है जहां आपके यहाँ जो काम हो सकते हैं, आपको अभी मैं बताऊं, रिसेंट में जो एक जिला एक उत्पाद पे गवर्नमेंट ने फोकस किया है, तो वो उसमें भी एफपीओ के माध्यम से ही जो है आप उसमें आगे बढ़ सकते हैं। आप अपने जिले का एक उत्पाद को पहचान कर लें और उस उत्पाद के लिए आप उसमें प्रोसेसिंग के माध्यम से आप उसमें बिजनेस के लिए आप इतना आगे बढ़ सकते हैं कि आपको अपना प्रोडक्ट यदि मान लीजिए एक्सपोर्ट भी करना है, तो उसके लिए भी अपेटा के माध्यम से आप उसको जो है एक्सपोर्ट कर सकते हैं, विदेशों में निर्यात भी कर सकते हैं। तो ये जितनी भी रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया से लगा के आपके उत्पाद को अच्छा मूल्य दिलाना, ये जो है ये शासन का उद्देश्य है और आगामी वर्षों में शासन का लक्ष्य है कम से कम 10,000 एफपीओ खुलना ही चाहिए। इसके लिए विगत समय जो है शासन की तरफ से बहुत सारी जो एफपीओ बनाने के लिए जो प्रक्रिया है और उनकी तरफ से बहुत सारी जो है इसके लिए एडवर्टाइज करी जा रही है, लोगों को बताया जा रहा है। तो आज के समय में किसान भाइयों के लिए एफपीओ बहुत आवश्यक है, इसलिए मैंने आज आप सभी को एफपीओ के बताने के लिए ये विषय चुना। जी, बहुत ही अच्छा विषय है और कई किसान भाइयों को इसकी अभी जानकारी भी नहीं है और अगर संगठन से जुड़ते हैं और संगठन से जुड़ के अगर ये किसी काम को करते हैं तो बहुत फायदा भी हो सकता है। कई बार ऐसा होता है ना कि खेती किसानी करते करते नुकसान भी हो जाते हैं, तो दूसरे भी अगर कोई काम करते हैं किसान भाई, तो अगर खेती में नुकसान हो गया तो किसान उत्पादन संगठन से जुड़ के जो नुकसान होता है तो उसकी भरपाई कर सकते। बिल्कुल बिल्कुल। इसमें मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था मैडम जी। कि किसान भाइयों को अगर ये अपना समूह बनाते हैं, तो समूह में ये जो समूह का जो कॉन्सेप्ट आया है, ये आया है कि 1 वोट 1 शेयर, मतलब प्रति व्यक्ति का जो है वोट वो डिपेंड करेगा, वो उस पे निर्भर, उसका डिसीजन मान्य होगा, उसके निर्णय मान्य होंगे। क्यों? क्योंकि ये आपसी समझ से बन रहा है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से बन रहा है। जब आपकी आपसी समझ होती है तब आप उसमें अपना निर्णय अपना बता सकते हैं। अगर आपको कोई आपका जो एफपीओ है या आपका जो समूह है उसमें आपको कोई बात अगर मान लीजिए पसंद नहीं आती है, तो वो भी आप उसमें बता सकते हैं, और अगर आपको उसमें अपने कोई सुझाव देना है तो उससे भी आप आगे रख सकते हैं। और इसमें इक्वल शेयर है, सबके लिए बराबर। और जी, ये सबसे अच्छी बात है। और 10% आप इक्विटी उसमें रख सकते हैं। इक्वल, मान लीजिए इसको इस तरह से उदाहरण से ले सकते हैं कि 2,000 रुपए का मान लीजिए आपका समूह का कलेक्शन है और 10 लोगों का वो आपका समूह है, तो प्रति व्यक्ति 200-200 रुपए दिया, तो हर व्यक्ति का 200-200 रुपए शेयर है। अब मान लीजिए उन्होंने कोई अपना व्यवसाय उसको आगे बढ़ाया और उसमें उनको 10-10 रुपए फायदा हुआ, तो वो आपका 210 रुपए हो गया सीधा। और अगर मान लीजिए इसमें नुकसान हुआ तो सबका 190 होगा। इसमें शून्य की स्थिति कहीं पे भी नहीं है। ये सबसे अच्छी बात है कि आपका यदि नुकसान होता है तो आप कभी शून्य नहीं होंगे। जी। जी हाँ, जी। ये कोऑपरेटिव सहकारिता के सिद्धांत पे ये काम करता है एफपीओ। जी। इसमें मैडम बिजनेस ऑपरेशंस होते हैं। इसमें जो है आपको किस तरह से बिजनेस ऑपरेशंस की अगर हम बात करें तो प्रोडक्शन, मान लीजिए उत्पादन, आपका उत्पादन जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, बीज उत्पादन यदि आप किसी चीज का कर रहे हैं तो आप एक कंपनी जो है, एक समूह बीज उत्पादन की तरफ आगे बढ़ सकता है। वो अपना बीज स्वयं बनाए ताकि उनको जो बाजार की प्रतिस्पर्धा है, कंपटीशन, उसका सामना न करना पड़े, उन्हें आसानी से अपना बीज उपलब्ध हो जाए। अगर मान लीजिए उनका कोई कृषि उत्पाद है तो कृषि उत्पाद की वो उसको प्रसंस्करण कर सकते हैं, प्रोसेसिंग करके आप अपने उत्पाद को जो है उसको मैं उदाहरण से समझाना चाहूंगी कि मान लीजिए आपका अनाज है, गेहूं है, आप उसे रूपांतरित कर सकते हैं दलिये के रूप में, रवे के रूप में, और आप उससे एक बेहतर आय अर्जित कर सकते हैं प्रोसेसिंग के माध्यम से। और आपको जो है सेलिंग के लिए प्लेटफॉर्म भी उपलब्ध कराता है। एक समूह जो है वो विक्रय की तरफ आगे बढ़ सकता है। तो इस तरह से जो आपका एफपीओ है, एफपीओ की ही जो आपसी जो समूह है, वो अलग अलग जो आपके विपणन के या मार्केटिंग के जो अलग अलग जो कार्य हैं, वो उन्हें करके एक इकाई बना सकते हैं।
तो इस तरह से उन्हें और कहीं नहीं जाना होगा, वो अपना उत्पाद वहीं पे लगाएं और उसको वहीं पर अपना बेचें। उन्हें एक बेहतर बाजार उपलब्ध होगा, जिससे कि उनकी आय बहुत अच्छी हो जाएगी और उनकी जो परिवार की जो स्थिति है वो भी सुधर सकती है। ये मैं इसीलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैंने शुरुआत में ही बताया था कि एफपीओ का जो कॉन्सेप्ट है, इसमें जो लघु और जो सीमांत किसान हैं उन्हें शामिल किया गया है और महिलाओं के लिए। तो महिलाओं की यदि बात करें तो महिलाओं के लिए प्रसंस्करण में मान लीजिए दाल उत्पादन होता है, तो वो उससे दाल से जो है वो बड़ियां बना सकती हैं। अचार, बड़ी पापड़, जो हम जो लघु उद्योग बोलते हैं, वो इतने किसी भी एक उत्पाद को चुन के और वो उसमें एफपीओ के माध्यम से आगे बढ़ सकते हैं और अपने लिए एक बेहतर बाजार वो खोज सकते हैं। उन्हें शासन की तरफ से ये सारी सुविधाएं दी जाती हैं कि आप अपने उत्पाद बनाएं और उन उत्पादों को जो है राष्ट्रीय स्तर पे उन्हें इंट्रोड्यूस कराया जाएगा, उन्हें पहचान मिलेगी। जी। और जी मैडम, जी, महिलाओं के लिए तो बहुत अच्छा है क्योंकि कई महिलाएं तो खेती किसानी के साथ साथ आजकल समूह से जुड़ के बहुत सारे कामों में लगी भी हुई है। इसमें कितने चरण होते हैं मैम खाद्य प्रसंस्करण के? खाद्य प्रसंस्करण के मैडम, जैसे मैंने आपको बताया कि इसे रूपांतरित करते हैं, ये अलग अलग उत्पादों के लिए अलग अलग हो सकता है। अब अगर आप बात करें अनाज की फसलों की, तो अनाज की फसलों के लिए जो है उन्हें 2 से 3 चरणों में आप इसे कर सकते हैं, रूपांतरित कर सकते हैं। जैसे आपका मान लीजिए आपने शॉर्टिंग कर दिया उसका, गेहूं की हम बात कर रहे हैं, आप बीन शॉर्टिंग कर सकते हैं, बीनना, छानना, इन सब की आप मशीन वहां लगा सकते हैं। और आप यदि फल उत्पादों की बात करें तो उसमें मान लीजिए आप टमाटर का है तो टमाटर से आप उसमें सॉस बना सकते हैं। तो ये प्रसंस्करण में आप जाएंगी तो इसमें उसका बनाना, धोना, छीलना, उसकी मशीनें, पिलिंग, ये सारी प्रक्रियाएं एक अलग दिशा में आपको ले जाएंगी। ये आज के समय में तो एक ड्राइंग प्रोसेस भी आ गई है, रेडी टू ईट जिसे हम बोलते हैं। शहरी क्षेत्रों में सभी जानते हैं कि जो नौकरी पेशा लोग हैं उन्हें इतना समय नहीं मिल पाता है। तो आज के समय में यदि प्रसंस्करण की मैं बात करूं तो इतना आगे बढ़ गया है कि आपको अपनी नाश्ते की जो प्लेट है उसमें कुछ नहीं करना है, केवल गर्म पानी डालना है और आपके जो ड्राइड फूड है, फ्रूट्स हैं, उन्हें आप डालेंगे और आप उन्हें तुरंत यूज कर सकते हैं। तो इस दिशा में हम बहुत आगे बढ़ चुके हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आपने इतना कीमती समय निकाला और इतनी अच्छी जानकारी दी। नमस्कार मैम। जी मैडम, धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार किसान भाइयों। किसान भाई और बहनों, अभी हम सुन रहे थे भेंट वार्ता। इसमें किसान उत्पादन संगठन की कार्य प्रणाली के बारे में डॉक्टर रीता नरवरिया से हम बातें कर रहे थे और अब कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं लोकगीत। हरि रोक लो रे जंगल कटाई
किसान भाई और बहनों, इस लोकगीत के बाद अब आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम में। और अब आज हमारा सामयिक कृषि चर्चा का विषय है ग्रीष्मकालीन मक्का की फसल की तैयारी कैसे करें। किसान भाई और बहनों, यदि आपके पास सिंचाई की अच्छी सुविधा है तो आप मक्का की खेती साल में 3 बार भी कर सकते हैं। किसान भाइयों, अभी खरीफ में आप मक्का की खेती करते ही हैं, ऐसे ही आप रबी के सीजन में भी इसकी खेती कर सकते हैं और जायद यानी अभी भी आप इसकी खेती कर सकते हैं। जैसे कि पहले ही बताया कि मक्का की खेती साल में हम 3 बार कर सकते हैं और जब भी हम खेती करें तो सबसे पहले अच्छे बीजों का चयन करें ताकि हम अच्छी फसल प्राप्त कर सके। मक्का की फसल 90 से 110 दिनों में तैयार हो जाती है। किसान भाई और बहनों, जायद यानी गर्मी में मक्का की बुआई जनवरी से लेकर अप्रैल तक की जाती है। मक्का की खेती करते समय हमें कुछ बातों का ध्यान जरूर रखना चाहिए, जिससे सबसे जरूरी है अच्छे बीजों का चयन करना। किसान भाइयों, ऐसे बीजों का उपयोग करना चाहिए जो कम समय में तैयार हो जाए और बुआई से पहले बीजों को उपचारित जरूर करें ताकि बीजों को उपचारित करने से हम फसल को कई तरह की बीमारियों से बचा सकते हैं, जैसे कि मिट्टी में कीड़ों और सड़न से बचा सकते हैं। बीजों को उपचारित करने से बेहतर अंकुरण होता है और फसल की शुरुआती बढ़त मजबूत होती है। शुरुआत के 30 दिनों तक कीटों से रक्षा करता है अगर हम बीजों को उपचारित करते हैं। अच्छी उपज प्राप्त होती है, जिससे अगर स्वस्थ पौधे हैं तो हम अच्छी फसल प्राप्त कर सकते हैं। बाजार में कई तरह की दवाइयाँ उपलब्ध हैं बीजों को उपचारित करने के लिए, जिसमें हम जैविक दवाइयों का उपयोग कर सकते हैं जैसे ट्राइकोडर्मा। और हाँ बहनों, जब भी बीजों को उपचारित करें तो उपचारित बीजों को सीधे धूप में न सुखाएं। और किसान भाई और बहनों, मक्का की खेती साल दर साल एक ही खेत में करने से मिट्टी की उत्पादकता प्रभावित होती है और अच्छी फसल प्राप्त नहीं होती। इसलिए फसल चक्रण को अपनाएं और मक्का की खेती जिस भी खेत में कर रहे हैं वहां पर गहरी जुताई करें और मिट्टी को भुरभुरा कर ले और प्रति हेक्टेयर 20 से 25 टन गोबर की खाद डालें। और बुआई करते समय पंक्ति की दूरी 60 सेंटीमीटर और पौधों की दूरी 20 से 25 सेंटीमीटर रखें। उन्नत किस्म की बीजों की बात कर रहे हैं हम, तो उसमें PMH 7-8-10, कंचन, गौरव, विवेक, हाइब्रिड 27, यह कुछ ऐसी किस्में हैं जिसका आप चयन कर सकते हैं। मक्का की फसल को नमी की या पानी की कमी नहीं होनी चाहिए और अधिक पानी से फसल खराब हो सकती है। तो किसान भाइयों और बहनों, यह थी हमारी चर्चा और अब आगे बढ़ते हैं और हम श्रृंखला बातें खेती किसानी में आज बातें कर रहे हैं थ्रेसिंग करते समय सावधानी रखें। किसान भाई और बहनों, थ्रेसिंग करते समय हमें बहुत सावधानी रखनी चाहिए ताकि कोई भी दुर्घटना न हो सके। और अब समय हो गया है श्रोताओं जाने का। श्रोताओं, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े। श्रोताओं, आपसे फिर मिलेंगे। आप हमेशा खुश रहे, स्वस्थ रहे, इसी कामना के साथ दीजिए अनुमति आपकी बहन श्रीता शेषकर को। जय राम जी की जय, जवान जय किसान। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। उतला बोल रहा है? पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।